नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ है हर्ष जी। हर्ष कुमार जी का स्वागत कर रहा हूँ मैं और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। तो हर्ष जी, शादियों का मौसम चल रहा है और आप भी एक लंबी शादी करे आए, हम भी करे आए, तो काफ़ी जो है वो हमारे प्रोग्राम्स तो डिसरप्ट ही होते रहे हैं पिछले 4-6 दिन में। जी, मुझे तो इस बार ऐसा लग रहा था कि जैसे जितनी भी शादियां रुकी हुई थी, पेंडिंग में थी पिछली जो एक हुँ। कहते हैं ना कि कोविड के बाद से जो स्थितियां थी, इस बार तो मुझे लगता है कि वो सब बैलेंस हो जाएंगी। इतनी शादियां साहब पिछले कुछ दिनों में हुई हैं और अगली कुछ अगले दिनों में होने वाली हैं। 3, 4, 5 हाँ, दिसंबर का भी बड़ा तकड़ा छाया बताया जाता है सब। बड़ी शादियां हैं, बड़े कार्ड आए हुए हैं, तो बड़े ये भी कार्ड आए बढ़िया हुए है, हैं और अच्छा रहा। कई कई अच्छे दिलचस्प वाकये इस दौरान देखने के लिए मिले और कई अनुभव भी हुए। अभी जैसे एक लाइटर नोट पे एक छोटी सी अगर मैं आपको बात बताऊं कि एक शादी में हम गए हुए थे, तो वहां पे जो पंडित जी थे वो जैसे वचन दिलवाते हैं दूल्हा दुल्हन को, हुँ, आपस में 7 वचन वो दिलवा रहे थे। हुँ। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही और सच भी है वो बात। उन्होंने कहा कि देखिए आजकल जो है हर आदमी जिद करता है कि भाई शादियां जो है वो रात में करेंगे हम, लेकिन वास्तव हुँ। में हिंदू उसमें सनातन संस्कृति में तो जो गोधूली की बेला होती है वो सबसे बेस्ट होती है। शाम तक जो है फेरे हो जाने चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी करते रहो, रात में पार्टी करो, डांस करो, कुछ भी करो। तो मैंने कहा भाई पंडित जी ये बात तो आपने अच्छी कही। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो अपने हर शादी विवाह में जहां भी जाता हूँ लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश करता हूँ कि जो संस्कार होते हैं वो दिन छिपने से पहले हो जाना चाहिए। पहले भी ऐसे ही होता था, ये तो मुगल काल आया उसके बाद डर के मारे लोग रात में करने लगे, क्योंकि ये सब बदतमीजी करते थे और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार इस तरह की हरकतें होती थी। तो अजीब अजीब अनुभव सामने आते हैं सब। कुछ लोगों को मैंने लिखा सोशल मीडिया पे, तो कुछ लोगों ने कहा कि हर्ष जी आप ये पोस्ट पहले लिख देते तो हम अपने बेटे की शादी दिन में कर लेते। मैंने कहा यार ये तो हमारी बेसिक चीजें कई हैं, लोग हमें तो पता करते हैं होनी ना। चाहिए। आप देखिए, जैनियों में, सिखों में, इनमें सब में दिन में हाँ, ही शादी होती है। सब दिन में करते हैं सर। सेलिब्रिटीज विराट कोहली और ये दीपिका पादुकोण, इन सब लोगों ने, इनके सारे सबके संस्कार दिन में हुए, पार्टी रात में की इन सब लोगों ने। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हम लोग फॉलो करते हैं, ये हमारी जो कई लोग यंग के होते जनरेशन है हैं। इनको फॉलो करती है, ये चीजें नहीं देखते लोग। मेरे मेरे भांजे के भी संस्कार जो थे, वो फेरे जो थे दिन में ही हुए थे। जी तो जी, हम चलिए, मेरी ये मेरी तो खुद हो गई वो बात, मेरी खुद लेकिन शादी दिन अब में हुई थी सर। दिल्ली में तो कोई शादी दिन में करता नहीं है। हमारे ससुराल वाले ने बड़ा कहा कि हम तो रात की करेंगे, हमारे पिताजी ने कहा नहीं भाई संस्कार हम तो दिन में ही करेंगे, पार्टी रिसेप्शन वो बाद में करेंगे रात को। ये सब हुआ। सही है, ये बिल्कुल सही है। जी। अब ये बताइए कि साहब कि ये इस बार कोई पार्लियामेंट में मसला मिला ही नहीं है ऑपोजिशन को, कि वो वही घिसा-पिटा मसला जो एसआईआर का, जो पूरी तरह से पिट चुका है और एसआईआर के बाद के इलेक्शन हो चुके हैं, उसमें भी पूरी तरह से पिट चुके हैं और उसके लिए ये व्यवधान डाल रहे थे पार्लियामेंट में और सरकार ने 1 मिनट में एग्री कर लिया कि हाँ, चलो हम एसआईआर पे बात करेंगे। एसआईआर पे बात करने में क्या है? उसमें तो एडवांटेज हाँ सरकार की है हर समय। बिल्कुल, वो और इस ऑपरेशन बार सिंदूर वाले होगा मामला, जैसे ऑपरेशन जब कोई सिंदूर पे पिछली वाशिंगटन बार ये पोस्ट में फंस कुछ गए थे। आया, इस बार हर पार्लियामेंट के पहले वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में ये लोग हिट जॉब करवाते थे और उसको लेके हफ्ते 10 दिन तक पार्लियामेंट में व्यवधान डालते थे। इस बार कुछ हुआ ही नहीं लगता है। न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट और इन सब ने भी इनको ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जितने भी इनके साथी सहयोगी थे, राजदीप सरदेसाई से लेके, अगर वो हार्डकोर वालों को छोड़ दें, तो बाकी जितने भी इनके सहयोगी थे, वो सब इनको छोड़-छोड़ के भाग गए हैं, कह रहे हैं कि ये सब बेकार है, ये कुछ कर ही नहीं सकते। अरे सर, राजदीप सरदेसाई को तो मोदी जी ने सेट कर दिया ना। राजदीप अच्छा। सरदेसाई का हाल पूछ लिया। कई कई लोग तो ये कहते हैं ना कि भाई जो है मोदी जी जो है अपने दोस्तों का हाल नहीं पूछते, दुश्मनों का हाल पूछते हैं। तो भाई बात सही भी है, दुश्मनों का हाल पूछना चाहिए। तो वो कहते हैं ना कि वो क्या है वो, निंदक नियरे राखिए, क्या है वो वाली परंपरा पे चलते हैं वो, कि वे जो आपके आंगन कुटी आलोचक हैं, छवाए। हाँ, कि भाई उनको नजदीक रखो। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि वास्तव में मैं देख रहा हूँ कई चीजों में बदलाव देखा मैंने। ये जो ऐसे हार्डकोर 2-4 लोग ही बचे हैं, रवीश अभिसार शर्मा टाइप के लोग, कि जो पड़े रहते हैं अंधाधुंध। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अजीत अंजुम, कई लोगों ने तो कई जगह सॉफ्ट टोन भी दिखाई है अपनी,
कि अगर कोई काम ठीक लगा उन्हें तो उसको लेके पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी कई जगह दिखा है। अभी जैसे एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ था, उसका शायद आपने भी देखा हो, राजीव रंजन का, वो जो माहौल क्या है वाला, हाँ उसका हाँ 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 हाँ। मैं पश्चिम बंगाल गया और मैंने देखा कि मुसलमानों की आबादी वहां अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है। ये बात तो सही है। तो जो चीज सामने नजर आ रही है सर, वो तो सामने दिखेगी ना, उसमें आप कैसे कह सकते हैं। अब ये संचार साथी वाला हल्ला मचा बड़ा 2 दिन से, कि संचार साथी ऐप लिया है। वो तो आज ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले भी पार्लियामेंट में, संचार मंत्री, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई ऐसा नहीं है, ये गलत है, कि ऐप को डिलीट नहीं किया जा सकता। वो तो आपकी इच्छा पे आधारित है कि आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहें उसका माध्यम से, उसका आपको, वो तो एक मैंने तो करा भी सिक्योरिटी लिया। फीचर। जी, बहुत मैंने तो लोगों ने करा भी कराया लिया। सर। हमने भी अपना एक नंबर उस पर डाल दिया है, कि मैंने कहा कम से कम एक नंबर तो हमारा उसमें रहना चाहिए, जो हमारे ग्रुप का नंबर है, उसको भी हमने करा दिया है। तो अच्छी चीज में कराने में कोई दिक्कत नहीं है। और सर देखिए क्या है, चोर की दाढ़ी में तिनका होती है। जिसे डर है, सबसे ज्यादा डरता कौन है सब? राहुल गांधी। जब पेगासस आया सबसे पहले वही डरा, कि भाई मैं कहाँ जाता हूँ, किससे बात करता हूँ, मेरे कॉन्टेक्ट्स में किस किस के नंबर सेव हैं, कहीं जो है पेगासस डाल के उसे उड़ा नहीं लिया जाए। और जब उससे फोन मांगा तो मना कर दिया। अब भी यही लोग हल्ला मचा रहे हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका। भाई जब तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, गलत आपको कोई काम करना नहीं है उसके माध्यम से, आप क्यों परेशान हो रहे हो उसमें? अब देखिए जैसे ये व्हाट्सएप वाला आ रहा है, ये तो मुझे बहुत सही लगा सर। आपको ध्यान होगा पिछले दिनों आपका जो व्हाट्सएप था वो हैक हो गया था, बड़े परेशान रहे थे हम लोग, हाँ काफी दिन तक हमारा कम्युनिकेशन नहीं हुआ था। तो ये अच्छा फीचर हाँ। आ रहा है कि 6 घंटे के अंदर एक वेरिफिकेशन ओटीपी डालिए, आप उससे वो वेरीफाई करा लीजिए। तो ये तो बढ़िया फीचर है, सिक्योरिटी फीचर अच्छे हैं। फेक न्यूज को स्प्रेड करने में सबसे ज्यादा योगदान इन्हीं का ही है। आप एक सिम लीजिए, अपने लैपटॉप पे खोल लीजिए व्हाट्सएप को, और सिम को फेंक दीजिए, चलाते रहिए उसे महीनों तक। तो जो वेब पे आपने खोला हुआ है, लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे अपने खोला हुआ है, उसमें ऑप्शन आएगा कि उसमें भी आप 6 घंटे के बाद अपने ओटीपी के माध्यम से उसको वेरीफाई कीजिए आपके नंबर के हिसाब से। तो सर ये तो बहुत अच्छा सिक्योरिटी फीचर है। और इसी के माध्यम से ये सब टेररिज्म और इतने सारे जो देश विरोधी गतिविधियां हैं, इन सब पर लगाम करने की कोशिशें बढ़िया हो रही हैं। और कई मैंने देखा कि इंडिया इसमें लीड कर रहा है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने अब तक इसमें, चाइना के अलावा, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था लोगों ने, सोशल मीडिया ऐप्स के बारे में। लेकिन अच्छी बात है, मैं तुलना कर रहा था, देखा मैंने कई मामलों में इंडिया ने इनिशिएट बढ़िया किया है। तो ये सब काम ठीक ही हैं, कराए जाए तो। अब इन सब लोगों को आलोचना करने के लिए कुछ और मिलता नहीं है। आपने कहा कि इस बार न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट ने कुछ छापा नहीं है। दरअसल क्या है सर, वो इन लोगों से निराश है। 2024 के बाद सबके तेवर ढीले हो गए। 2024 से पहले ये बहुत चला। 2024 में सबको उम्मीद थी कि भाई मोदी तीसरी बार नहीं आएंगे। तो तीसरी बार भी जब मोदी आ गए, भले ही कैसे भी आ गए, तो उसके बाद इनके हौसले पस्त हो गए हैं। और उन्होंने जो ये जो लंगड़े घोड़े हैं, इन पे दांव लगाना बंद कर दिया है कि भाई इनके कुछ बस की है नहीं। अब वो कुछ इंटरनेशनल लेवल के एजेंडे सेट कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ का विपक्ष, यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इन सब से भी मुझे लगता है कि ये सारे जो लोग हैं वो बड़ा निराश हो गए हैं। तो इसी वजह से इस बार आपने सही कहा कि पार्लियामेंट सेशन से पहले कोई ऐसी खबर नहीं आई। और फिर पहले दिन जो मोदी जी ने कह दिया पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से पहले कि भाई ये ड्रामा नहीं, डिलीवरी का मंच है, यहाँ पे आप ड्रामा मत करो आके। और वो एक जो नैरेटिव शुरू में दे दिया कि आप बिहार में और बाकी स्टेट्स में जो चुनाव हारते हैं उसकी भड़ास आप पार्लियामेंट में आकर के निकालते हैं। तो अभी शांभवी चौधरी बोल रही थी, उसने तो इसी से शुरुआत की अपनी आज की स्पीच की पार्लियामेंट में, कि भाई बिहार में जो अप्रत्याशित हमें जीत मिली है उसका हम धन्यवाद अदा करते हैं इस पार्लियामेंट के माध्यम से। तो ये भी इन लोगों को थोड़ी सी शर्म आई है कि भाई कम से कम इतना तो वो कर लो, शर्म कर लो थोड़ी सी। तो इसीलिए कोई एजेंडा अभी दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, एजेंडा बिल्कुल ही इस बार जो है वो मिसिंग है। और एक जबरदस्ती एजेंडा बनते चलाते हैं बनते रह गए तो सर, वो रेणुका चौधरी कुत्ता लेके आ गई हाँ, मैं उसी की बात करने वाला था कि साहब कब पार्लियामेंट में कुत्ते जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि कुत्ते तो अंदर बैठते हैं। बताइए आप। नहीं नहीं, उसने पूछा कि पेट्स आर नॉट अलाउड इन पार्लियामेंट। उसने कहा वो आई थिंक इनसाइड अलाउड। उनका कहने का मतलब था कि अंदर जो सांसद बैठे हुए हैं वो मोदी जी के पेट्स हैं। ये सर बड़ा डेरोगेटरी वो था कमेंट। हालांकि वो औपचारिक रूप से नहीं बोला, वो किसी ने रिकॉर्ड किया, वो वैसी अनऑफिशियली बात कर रहा था। लेकिन इन लोगों की आप सोच देखिए साहब,
कि जो पार्लियामेंट में अंदर बैठे हैं वो पालतू हैं और जो बाहर बैठे हुए हैं बहुत बड़े शेर हैं, ये बताना चाहता है वो। उनके तो वो शेर है या गीदड़ है, ये तो जनता तय करती है ना। जी बिल्कुल। उनकी सारी जो है वो वीरता वो उसी में रह जाती है। वो बेचारे तेजस्वी को हराने में सब लोग कह रहे हैं, वो एकमत होते जा रहे हैं कि साहब कि तेजस्वी अच्छा खासा चुनाव लड़ रहा था, राहुल गांधी ने उसको डुबो दिया। और अभी तो सर 16 तारीख का इंतजार कीजिए, नेशनल हेराल्ड मामले में डेट लग गई है 16 तारीख की, वो जो नए वाली FIR हुई है 16 तारीख को माँ बेटा हाँ, को शायद कोर्ट में जाना पड़ेगा सर इस बार। अच्छा, उसमें भी मजे की बात यह है कि सुना जा रहा है कि भाई सुब्रमण्यम स्वामी से इनका कोई पीछे समझौता हो गया है, और इस चक्कर में फिर ये FIR हुई है कि साहब कि सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो अपने नए मित्रों के फेवर में है, सारा मामला विड्रॉ न कर ले। हाँ, अब ये स्टेट का मामला बना दिया ना सर, इसमें पुलिस इन्वॉल्व हो गई, स्टेट वर्सेस हाँ, गांधी परिवार हो गया। सुब्रमण्यम स्वामी की जो एक कहते हैं ना कि निजी टाइप की जो वो थी, वो मामला नहीं रह गया अभी, अब ये स्टेट वाला मामला बना दिया इसमें। इसमें भी बड़ा मजे की बात यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी लगातार ये कहते रहे कि साहब कि इसमें स्टेट क्यों नहीं आ रही है बीच में, और जब अब स्टेट आई है तब उसका विरोध कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का देखो, सुब्रमण्यम स्वामी तो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, उनके बारे में बात करना ही बेकार है। वो तो मुझे लग रहा है कि वो नीतीश कुमार से एक स्टेज आगे जा चुके हैं सुब्रमण्यम स्वामी। अच्छा, ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड कौन है, योगेंद्र यादव या सुब्रमण्यम स्वामी? योगेंद्र यादव ज्यादा है सर फ्रस्ट्रेट। सुब्रमण्यम स्वामी को तो पता है कि तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन योगेंद्र यादव को जो है उम्मीद लगी रहती है कि कहीं राहुल गांधी कुछ करा दे, कहीं अरविंद केजरीवाल कोई करा दे, या जो विपक्ष के अन्य दल हैं ये कुछ ओबलाइज कर दें, तो उसे तो उम्मीद लगी रहती है। लेकिन सर एक बड़ी दिलचस्प खबर यहाँ दिल्ली में सोशल मीडिया में और बड़ी दिलचस्प खबर चल रही है कि आम आदमी पार्टी वालों ने विकास दिव्य कीर्ति को राज्यसभा की सीट ऑफर की थी अभी 2 महीने पहले, जब ये चुनाव हुआ था लुधियाने वाला। उसने खुद इंटरव्यू में कहा है किसी, विकास दिव्य कीर्ति ने। ऑफर की थी, उसने ली नहीं क्या? ना, उसने कह दिया, उसने पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन चर्चा यही है कि आम आदमी पार्टी वालों ने उससे अप्रोच किया था, और उसने, उसका जो कहना है वो राज समानी को उसने एक पॉडकास्ट में ये बात कही है कि साहब मेरे पास आई राज्यसभा की सीट की ऑफर, और मैंने जो है अपने दोस्तों से बात की कि भाई मैं लूं या नहीं, ऑफर बताओ। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि भाई राज्यसभा वगैरह में लोग क्यों जाते थे, भाई फेमस होने के लिए, सेलिब्रिटी बनने के लिए, क्योंकि उस समय टीवी नहीं था और ये सब चीज थी नहीं। आज तो आपको करोड़ों लोग वैसे ही सुनते हैं, तो यही काम जो आप वहां कर रहे हो आज आप सोशल मीडिया पे भी कर सकते हो। तो इस तरह की बात, काफी चर्चाएं यहाँ दिल्ली में आई। अच्छा, अच्छा, अच्छा। लेकिन वो थोड़ा, मुसीबत, वो कहता तो ये है कि वो मैं RSS के स्कूल से पढ़ा हूं, कहता तो ये है वो, लेकिन है वो पूरा RSS के वामपंथी। स्कूल से तो शेखर गुप्ता जी भी पढ़े हुए हैं। हम्म। सरस्वती शिशु मंदिर के प्रोडक्ट तो वो भी है। सरस्वती शिशु मंदिर तो सब जगह है। उस समय इस तरीके की सोच के साथ कोई एडमिशन लेता नहीं है उनमें। लेकिन योगेंद्र यादव जो है ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, और उन्होंने उसके द वायर के एक इंटरव्यू में भी बिहार के चुनाव को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। अब मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि राहुल गांधी के लिए अब वो तैयारी कर रहे हो कि पहले हाइड्रोजन बम आया था, H बम आया था, B बम ले आए कोई बिहार बम। कुछ ऐसी प्लान बनाएंगे और क्या सारे करेंगे। के सारे बॉम्ब तो फुस पटाके निकले, तो उसके आगे तो वो क्या करेंगे। और दूसरी बात एक और है, एक और आप देखें, आपने नोटिस किया होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है वो लगातार इनके विरोध में होता जा रहा है। जी 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 जी, ये तो और जस्टिस आपने सूर्यकांत ये ने कपिल सिब्बल नोटिस, को कैसे पेला है सर, देख सुना आपने, वो पढ़ी आपने हाँ, डिबेट। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो जिस तरह से SIR पे, SIR के बाद आपने कल ये भी देखा होगा, कल एक रोहिंग्या की पिटीशन आई थी। हाँ, रोहिंग्या रोहिंग्या की वाली भी पिटीशन आई पे है, भी क्या कहा उसमें उन्होंने? भी कहा है उन्होंने कि भाई हम क्या, रोहिंग्या मतलब घुसपैठियों को वो दे दें सारे अधिकार यहाँ के। कि पहले तो घुसपैठ करो, और घुसपैठ करने के बाद ये कहो कि नहीं साहब, अब चूंकि हम अंदर आ गए हैं इसलिए आपके सारे कानून जो है वो हमारे ऊपर लागू होते हैं। हाँ, और SIR वाला मामला जो कपिल सिब्बल इनकी तरफ से आर्ग्यू कर रहे थे, तमिलनाडु और RJD और क्या नाम, ममता बनर्जी, तो उसमें उन्होंने वो ये कह रहे थे कि साहब इस देश की जो जनता है वो ज्यादातर जाहिल है,
पढ़ी लिखी नहीं है, और उन्हें अपने वोट बनवाने की तमीज नहीं है। बीएलओ जो मर्जी चाहे वो फार्म में भर देगा और फिर उनका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो जस्टिस सूर्यकांत ने उनसे ये कहा कि सिंपल साहब, आपने लगता है दिल्ली के बाहर की राजनीति कभी देखी नहीं है, आपने चुनाव दिल्ली में लड़ा है, आपको पता नहीं है कि गांव का जो वोटर होता है दिल्ली के वोटर से ज्यादा अलर्ट है। गांव में एक एक आदमी को पता होता है कि ये वोट कहां डाल के आया है, किसके घर में कितनी वोट है, और जब वोट बनवाने की बात आती है तो गांव के आदमी सबसे ज्यादा अलर्ट होते हैं अपनी वोट को लेकर। इसलिए दिल्ली में 50% मतदान होता है और देहात क्षेत्र में 70-80% मतदान होता है। बड़ा बड़ा झाड़ा कपिल सिब्बल को उन्होंने। ये तो बात सही है, सबसे कम मतदान, तो जितना बड़ा शहर उतना कम मतदान। कहते हैं आईटी का हब है बेंगलुरु, सबसे कम मतदान है। चंडीगढ़ में 50% भी नहीं होता सर, ये हाल है। अरे वो जो आपका जो सबसे बड़ा पॉश एरिया माना जाता है साउथ बॉम्बे, वहां तो 40% भी नहीं पहुंचता। हाँ, वहां तो घरों से निकलते ही नहीं है लोग। आप इस देश में तो जो सबसे पढ़ा लिखा आदमी है सर, वही नुकसान करता है कई बार। वो ये सोच लेता है कि छुट्टी है यार, क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे वोट देने से क्या फर्क पड़ता है। जबकि एक गांव का रहने वाला आदमी वो अलर्ट है। इन आप तो ना छोटे छोटे जो ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं सर, 100% पोलिंग होता है इनमें, तो एक भी वोट नहीं छोड़ते, वो सारी वोट डलवा देते हैं। तो वो अपने अधिकारों के प्रति अलर्ट रहते हैं। और पूरे देश को ये जनरल एक टिप्पणी कर देना कि भारत का जो है साक्षरता दर बहुत कम है, लोगों को ये कह रहे हैं कि साहब अभिषेक मनु सिंघवी ने एक और मजेदार बात कही थी कि साहब डॉक्यूमेंटेशन के मामले में पुअर है हमारा कंट्री। अरे भाई 70 साल तो कांग्रेसियों ने देश चलाया, क्यों नहीं किया तुमने डॉक्यूमेंटेशन हर चीज का? आज डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है तो आप उसमें बाधा पहुंचा रहे हो। ये भी ये सर मुझे लग रहा है कि ये जो अब जो ताकतें लगी हुई है ना, ये जॉर्ज सोरोस वगैरह, ये सब लोग अब सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी के माध्यम से जो है सरकार को प्रेशर में डालने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी मामले हो रहे हैं सबको चैलेंज करवा रहे हैं, चाहे वक्फ वाला है, हर मामले को चैलेंज कर रहे हैं। अब ये लोग पैसा इन पे पॉलिटिशियंस पे खर्च करने के बजाय मुझे लग रहा है कि इन वकीलों पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। लेकिन उससे हो तो कुछ रहा नहीं है ना। वक्फ वाले मामले पे भी क्या हुआ, वक्फ वाले मामले पे आप देखें कि उल्टी सीधी बयानबाजी, ये अपने जो चाचा भतीजे आपके घर वाले चाचा भतीजों ने जम के बयानबाजी की, लेकिन उसका कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कतई के तौर पर इसका कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया। और न केवल ये, वो 3 तलाक की बात होती थी, 3 तलाक के अलावा जो इनका एक तलाक हसन है कि जिसमें एक साथ 3 तलाक ना बोल के एक एक महीने के अंतराल से 3 बार तलाक बोल के और उस पे तलाक दे दो आप। वो भी अच्छा। ठीक है, थोड़ी पेशेंस चाहिए, लेकिन खुला रास्ता है। उसके ऊपर भी सेंटर से जवाब मांग लिया है कि ये कैसे है और ये एक तरफा है, ये एक तरफा चीज नहीं चलेगी, इसके ऊपर जवाब दीजिए। तो इसके ऊपर भी तभी नोटिस तो, जारी हो चुके हैं। अरे सर तभी फ्रस्ट्रेशन का ही तो ये सब संकेत है कि ये जो मदनी है जिहाद की बात कर रहे हैं। ये वैसे फ्रस्ट्रेशन आपके इससे ये बड़ा और क्या होगा। देवबंद में, अब देवबंद तो मेरे ख्याल से आपके घर से कोई 20-30 किलोमीटर होगा। हाँ जी हाँ, हमारे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट से हमारे तो हेडक्वार्टर से 22-23 किलोमीटर है। मैं तो गया हूँ कई बार दारुल उलूम वगैरह। तो दारुल उलूम को आपने क्या रिपोर्टिंग की है वहाँ पे? हाँ मैंने रिपोर्टिंग की है, मेरे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप देखिएगा। मैं तो अंदर की वहां सर हमारे कुछ सोर्सेज हैं, हमने वहाँ की रिपोर्टिंग की है, सब कुछ दिखा रखा है उसमें। वहाँ पे लाइब्रेरी है जो वहाँ की, सब कुछ दिखाया था हमने उसमें वीडियो में। उस तरह की थोड़ी सी उस पुरानी वीडियो है, 4-5 साल पुरानी। वो उस असल में हम उस सिलसिले में गए थे वहां पे कि ये जब योगी जी ने एटीएस का सेंटर अलॉट किया देवबंद में, हाँ, तो उस सिलसिले में गए थे हम वहाँ रिपोर्टिंग के लिए। तो वो जहाँ एटीएस की साइट थी, वो ऑफिस बनाना था, वो साइट भी दिखाई थी उसमें। और उसके बाद फिर हम जो है दारुल उलूम में गए थे, वहाँ के मैनेजर मिले थे जो वहाँ के प्रबंधक है, उन्होंने घुमाया भी था। हालांकि उन्होंने कहा था कि भाई ज्यादा रिकॉर्डिंग वगैरह या बच्चों के इंटरव्यू वगैरह मत लेना, लेकिन उन्होंने जो भी बात हमने पूछी थी उन्होंने हमें बताई थी, सारी बात हुई थी हमारी इनसे। लेकिन ये सब ये जो मदनी वगैरह है ना, ये बयानबाजी कर रहे हैं, इस पे भी तो आप कुछ बताइए सर, आप भी तो कुछ विशेषज्ञ टिप्पणी दीजिए अपनी।
ये क्या कह रहे हैं कि साहब? अरे मैं तो इसके ऊपर अपने वीडियो बना ही चुका हूँ। मैं तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जी, इन चाचा भतीजों का कोई इम्पैक्ट है इस एरिया में कुछ या नहीं है केवल सर, अफगानिस्तान में ही है? कोई इम्पैक्ट नहीं है इनका। केवल केवल मीडिया वाले इन्हें छापते हैं, इनका जनता में कोई इम्पैक्ट नहीं है। और ये कई बार फेल हो चुके हैं। ये इनका इम्पैक्ट उतना ही है जैसे कभी बुखारी का दिल्ली में हुआ करता था। आपको याद होगा कि हर चुनाव से पहले सोनिया गांधी बुखारी को बुला के और कांग्रेस के समर्थन में हुँ। फतवा जारी करवाया करती थी। आपको याद होगा, अभी 19 में भी किया, हाँ, हाँ, 2014 हाँ, में भी किया, कि हाँ, बुखारी को बुलाया और कह दिया कि भाई कांग्रेस के समर्थन में वोटिंग करें। तो क्या हुआ था? ये कपिल सिब्बल और सारे के सारे हारे तो थे, 14 में भी हारे, 19 में भी हारे, उसी समय तो आ रहे हैं ये सब दिल्ली में। तो इनका हाँ। इम्पैक्ट नहीं है सब, जनता नहीं मानती है। जनता इनको क्या मानती है? मुझे लगता है जनता तो इनको जो है वो एक फ्रॉड ही मानती है, नहीं तो थोड़ा बहुत तो असर होता। अब वो देखो आप वो कितना बड़ा हंगामा मचाया था वो तौकीर रज़ा, ध्यान है आपको? हाँ, हाँ, वो बरेली वाला। तौकीर रज़ा जो बरेलवियों का लीडर है और हाँ, जो बरेलवी फाउंडर आपके अहमद रज़ा बरेलवी का क्या बोलते हैं उसको पड़पोता है, डबल पड़पोता, पोते का पोता है बल्कि। तो जी, पोते का पोता है वो और उसके बारे में साहब बड़ी बात होती थी कि साहब कि इसको कोई टच नहीं कर सकता। अच्छा उसको थोड़ा बहुत दिल्ली का प्रश्रय भी हासिल था। लेकिन हम्म। एक बार जब अंदर किया योगी जी ने तो 12 बार ज़मानत रिजेक्ट हो चुकी है साहब और अब तो कोई ज़मानत देने को भी तैयार नहीं है। असल में क्या है कि सर इनको जो है ना, मदनी को, इन्हें थोड़ा सा यहाँ पे, एक तो पिछले 15-20 साल की अगर मैं बात करूं, इन्हें थोड़ा सा तो सपोर्ट इन्हें कर दिया। मुलायम सिंह के टाइम में तो इन्हें थोड़ा बहुत सपोर्ट रहता ही था। उसमें इन बीच में पिछले कुछ 5-7 साल तक जब अजीत सिंह हुआ करते थे, अजीत सिंह ने इन्हें बड़ा सपोर्ट करा। उस समय इन्हें बड़ा काफी ताकत मिल गई वेस्ट यूपी में खास तौर से, क्योंकि यहाँ पर जाट और मुस्लिम जो कॉम्बिनेशन था वो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था। और मेरे ख्याल में शायद इन्हें जो है एमएलसी या राज्यसभा में भी भिजवाया था एक बार मदनी को, अजीत सिंह ने मुलायम सिंह से कह के या कुछ इस तरह से। उस समय जरूर हुआ था ऐसा, वरना पॉलिटिकली इनकी कोई से है नहीं है। और आप तो जानते, देखिए देवबंद की अगर मैं विधानसभा की सीट की बात करूं तो वहां तो ठाकुर विधायक बनता है हमेशा से, वहां हाँ, कोई हाँ, मुस्लिम वो तो विधायक जीत ठाकरों ही की नहीं सीट सकता। है। ठाकुरों की सीट है, वहां पे पुंडीर हैं सारे, ये जो अपने धीरेन्द्र पुंडीर जी हैं, इनके सब हाँ, जितने भी रिश्तेदार हैं वो सब उसी बेल्ट में हैं। तो हुँ, वहां तो वो ठाकुरों की सीट है। केवल देवबंद जो सिटी है, उसमें भी हुँ, जब ऐसा होता है कि 2-3 क्या होता है, हिंदू कैंडिडेट उतर जाते हैं, वोट स्प्लिट हो जाता है, तब मुस्लिम चेयरमैन बन जाता है वहां पे। क्योंकि वहां मामला लगभग 50-50 का है, मेरठ की तरह। सिटी की अगर मैं बात करूं, वरना देवबंद को ये सब दिल्ली वाले मीडिया वैसे हल्ला मचाते हैं। देवबंद जो है ठाकुरों की सीट हमेशा से रही है। पहले बीजेपी की शशिबाला पुंडीर हुआ करती थी वहां से, अब ब्रजेश ठाकुर हैं 2 बार से। तो वहां ऐसी ही है, वहां की स्थिति। इनका कोई वोट पे वहां प्रभाव नहीं है, लेकिन बस वही है कि जो एक्टिविटीज होती रहती हैं, बाहर के लोगों का आना, जैसे वो अफगानिस्तान के वो आगे थे अभी, हाँ, तालिबान हाँ, के हाँ, विदेश हाँ, मंत्री, हाँ, के भाई मैं तो हाँ। वहां जाऊंगा, क्योंकि उन लोगों में इनका क्रेज है। तो ये है बस, वही मैं और कह कुछ रहा था नहीं। ना कि भई इनका जो है वो इनकी बात अफ़गानिस्तान में ज़्यादा सुनी जाती है, भारत में कोई नहीं जी, सुनता। हाँ, वहां तो, वहां यहाँ के तो कई स्कॉलर ने वहां पे जो है क्रांति मचाई है। हाँ, हाँ, सही बिल्कुल अफगानिस्तान सही में। बात। वो जो मेन जो देवबंदी मदरसा है, जहाँ से सारे आतंकवादी पैदा हुए हैं, अकोरा खट्टक नाम है उसका। वो आपके अटक के अटक तो सिंधु के पूर्व में पड़ता है और आप अटक से जब क्रॉस करते हैं, उसके बाद में आता है ये अकोरा खट्टक। ये अकोरा खट्टम में वो चलता है वो तो वो दारुल उलूम देवबंद को हक्कानिया। ज्यादा मानते हैं वो लोग। वो हक्कानिया जो है वो दारुल उलूम हक्कानिया। हम्म। वो जो उसके फाउंडर जो थे हक्कानी साहब, हम्म। वो यहाँ देवबंद में ही पढ़ाते थे। बाद में पार्टीशन हम्म। में यहाँ से उठ के चले गए आपके जो उस समय एनडब्ल्यूएफपी होता था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। वहाँ हम्म। कोरा खट्टक में उन्होंने बनाया और फिर उन्होंने ऐसे-ऐसे नामाचीन आतंकवादी पैदा किए कि उन्होंने एक पूरा देश ही अपने हड़प लिया। हाँ, भारत में इनकी कोई सुनता नहीं। हम्म।
वैसे और बाकी जो आजकल ये जब ये वाला जो लाल किले का वाला मामला हुआ ना, जिस दिन से ये धमाके वाला, उसके बाद से मैं देख रहा हूँ सर, जो है एनआईए और सीबीआई, इन सब ने जो रेलम पेल बनाई हुई है, वो बड़ा गजब का काम हो रहा है। वो जो ये था ना, क्या नाम इसका, यासीन मलिक वाला मामला, उसमें सर उसकी जो उस पे कई केस यासीन मलिक पे चल रहे। एक तो उस पे अपहरण का चल रहा है, रुबैया का। एक वो चल रहा है एयरफोर्स के 4 अफसरों को जो मारा था इन लोगों ने, वो वाला चल रहा है। उसमें पता है आपको क्या हुआ? उसमें एनआईए ने एक अज्ञात आदमी से इसका जो है वो करा दिया वेरिफिकेशन, कि हाँ साहब यही था, आई विटनेस करा दी कोर्ट में। उस वाले फ्रंट पे बड़ा जबरदस्त काम चल रहा है। वो जहां कश्मीर टाइम्स पे अभी छापा पड़ा था, ये जो अमेरिका में रहते हैं भसीन, इनका अखबार है कश्मीर टाइम्स, जहां से बड़े हथियार वथियार गोला बारूद वगैरह मिले हैं, तो वो वाला जो फ्रंट खोला हुआ है अमित शाह ने, मेरा मानना है पहलगाम की घटना के बाद से, एक जो अंडरग्राउंड इन पे जो है कैप्चर करने का एक मामला चल रहा है, कि साहब इन्हें किसी भी तरीके से दाएं बाएं कैसे भी करके इनको जो है पेल दो। वो वाला घटनाक्रम बड़ा जबरदस्त चल रहा है सर। डेली उसमें कार्रवाई हो रही है। वो 35 साल से भागा हुआ था वो महबूबा वाले मामले का जो वो था, फाइनेंशियल हैंडलर था, वो अरेस्ट कर लिया इन्होंने। पता नहीं कहां से लाए उसे निकाल के, तब तक कहां था 35 साल से, उसे एकदम से लाए और पकड़ के उसे अरेस्ट कर दिया। अब उसे टाड़ा वाड़ा कोर्ट में पेश करने वाले हैं। तो इधर फ्रंट खुला हुआ है इनके खिलाफ। अब लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद इसमें ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा लाल किले के बाद, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें अभी हमें अपने अंदर जो यहाँ पे छिपे हुए हैं लोग, उन पे ज्यादा सख्ती करने की आवश्यकता है। हाँ, बिल्कुल सही है। अब आप ये देखिए, इन्होंने रोहिंग्याओं को उठा के जम्मू में बसा दिया, लेकिन कोर्ट ने रोहिंग्या को बिल्कुल नकार दिया, कहा कुछ नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। और इसको सुन के सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो मुझे लगता है ममता दीदी को। ममता दीदी पहले ही एसआईआर से जूझ रही हैं, और न केवल एसआईआर से जूझ रही हैं, वहाँ पे तो ईसीआई पूरी तरह से फ्रंट फुट पे खेल रहा है, इलेक्शन कमीशन। हाँ, वहां पे तो वो बंगाल के बारे में तो जब लॉजिक दे रहे थे कपिल सिब्बल, तो कोर्ट ने कहा कि भाई एक बात बताओ आप, 182 दिन जो है इस देश में कोई भी रह लेता है तो आधार कार्ड बनवा लेता है। तो आधार कार्ड के आधार पे आप चाहते हो कि इसे वोट में डलवा दें? भाई आधार कार्ड के आधार पे आपको हम राशन दे रहे हैं फ्री, रेजिडेंसी रेजिडेंसी का ही तो प्रूफ है आपका, कि आप किसी क्षेत्र में रहते हैं, उसका ही तो प्रूफ है आधार कार्ड। योगी जी ने तो उस पे से जन्म तिथि वाला भी खत्म कर दिया। अब स्कूल कॉलेजों को भी मना कर दिया कि खबरदार आधार पे लिखी हुई जो जन्म तिथि है उसे बिल्कुल नहीं माना जाएगा। वो एक स्टेप आगे चले गए इस मामले में। तो ये इसके इसकी आड़ में ये करवाना चाहते हैं कि जिसके पास आधार कार्ड है उसी का वोट बन जाए। तो मुझे तो लग रहा है कि इस बारे में हालांकि अभी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि जस्टिस सूर्यकांत ने जो, और उनकी जो बेंच है जो माल्या बागची की, मुझे लग रहा है इन्होंने मन बना रखा है कि इस पे हमें कितने कितने तक जाना है। जैसे इन्होंने कहा था कि साहब इतनी जल्दी नहीं हो सकता, तो इन्होंने डेट बढ़वा दी तमिलनाडु में और उसकी केरल की, कि भाई 5 तारीख से, चलो भाई एक एक हफ्ता और बढ़वा दो, जल्दबाजी में मत वैसे तो वो करो, रीजनेबल चुनाव था, बहुत दूर। सारे लोग शादियों में गायब थे, कोई था ही नहीं घर पे, मैं भी नहीं था घर पे। मैंने अपने बीएलओ को फोन किया, हाँ मैंने अपने बीएलओ को फोन किया, मैंने कहा भैया मैं बाहर हूँ, हाँ तो फिर बताओ क्या करूँ। फिर मैंने अपना पुराना जो है वो 2002 के एसआईआर में अपना नाम ढूंढा, और नाम ढूंढ के उसको भेज दिया कि भाई इस पार्ट में ये नाम हमारा यहाँ लिखा हुआ है। तो उसने कहा ठीक है अच्छा, साहब, आपकी आप तो निश्चित वोट रहिए, हम वोट बना चेंज देंगे। हुई थी ना शायद, एरिया चेंज हुआ था आपका। हाँ, हमारा एरिया चेंज हुआ। 2002 में हम रहते थे सरकारी कॉलोनी में, हाँ। गांधीनगर सरकारी कॉलोनी है। हम्म और उसके बाद 2019 में हम अपने मकान में शिफ्ट हो गए। हम्म तो ये जो पीरियड है, अच्छा 2008 में यहाँ 2009 का जो चुनाव हुआ है, 2008 का जो चुनाव हुआ है वो डिलिमिटेशन के बाद हुआ है। उस हाँ, समय 9 वाले नई तो सारे कॉन्स्टिट्यूंसी बन डिलिमिटेशन गई, के बाद हुए थे। तो पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी उड़ गई, पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी अब है ही नहीं। अच्छा, पहले कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म हो की गई जो है। दो सबसे बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज होती थी, जौहरी पार्क और बनी, जौहरी बाजार और बनी पार्क, ये दोनों अच्छा। तो अब अस्तित्व में ही नहीं है। हम्म तो वो पुरानी जौहरी बाजार कॉन्स्टिट्यूंसी से ढूंढ के निकाला, और ढूंढ के निकाल के फिर इनको बताया कि ये देखो ये 5 और 6 नंबर पे हमारा नाम है, तो उसने उसको फिर ओके कर दिया।
लेकिन अब चलिए 11 तारीख तक डेट बढ़ गई है, सही भी है। 9 तारीख तक तो शादियां इतनी है, किसी को सांस लेने की फुर्सत नहीं। हाँ सर, वो हमने भी बीएलओ को फोन करके फार्म भिजवाए। मैंने कहा भाई तुम आ नहीं रहे हो हमारा लेने के लिए, तो उन्होंने कहा कि जी मैं शादी में गया हुआ हूँ। उस पे सब हर एक फार्म पे बीएलओ का नंबर लिखा हुआ आ रहा है, ये अच्छी बात है, सब पे लिखा हुआ है नंबर, मोबाइल नंबर। यस। तो ये जो बीएलओ के मरने की क्या गुत्थी है साहब, ये क्या कितने इतने सारे बीएलओ मर रहे हैं, बस पता नहीं सुरजवाल में सर, अकेले देखिए मर रहे हैं और तो कहीं मर नहीं रहे। पता नहीं, आज की मैं घटना बताता हूँ आपको कि मेरठ में एक बीएलओ ने जहर खा लिया। और अभी अभी मैं आपसे जब चर्चा हमारी होने वाली थी उससे पहले मैं उसका देख रहा था, मनोज नाम का बीएलओ था। उसने कहा कि भाई हमारा तो कोई और मामला था, मैं कोई वर्क प्रेशर में या उसकी वजह से मैंने जहर नहीं खाया। मुझे लग रहा है कि कुछ चीजें जो है इसमें झूठ भी फैलाई जा रही हैं। और देखिए बीएलओ भी जो है तो एक आम आदमी है, उसकी बहुत सारी समस्याएं हैं। हो सकता है उसके पास 10 समस्याएं, उस 10 समस्याओं में से एक 11वीं ये भी है। अब आप वो किसी भी वजह से अगर कोई घटना हो रही है उसको ये कह देना। ममता बनर्जी ने तो, आज मैं देख रहा था वहां टेलीग्राफ में देख रहा था, वहां का कुछ एक्स ग्रेसिया वगैरह इस तरह का भी दे दिया है। जो बीएलओ मरे हैं पैसे भी दिए हैं उन्हें, लाखों रुपए में देने का ऐलान किया, 29 लाख जन कितना इंसेंटिव दे रही है कि मर जाओ। हाँ मतलब ये गलत परंपरा है ना सब। जैसे देखिए बिल्कुल इसका ड्रास्टिकल एकदम अपोजिट चीज आप देखिए। योगी जी ने कहा कि हमारे यहाँ जो भी लापरवाही कर रहा है या जो टाइम से टारगेट के हिसाब से काम नहीं कर रहा है उसके खिलाफ या तो एफआईआर करो, एडवर्स एंट्री करो, उस पर करो। अगर कोई रीजन है तो बता दो कि भाई मेरा फैमिली रीजन है, मैं नहीं कर सकता, बीएलओ चेंज करो या कुछ भी करो, उसे समय दे दो थोड़ा सा। और एक और कह दिया यहाँ पे कि जो अच्छा काम करेंगे, टाइम पे काम करेंगे, उन्हें जो है सरकार की तरफ से फ्री घूमने का वो देगी, एक ट्रिप देंगे। ये भी किया है कि जो बढ़िया काम कर रहे हैं, अगर डीएम वहां का रिकमेंड करा साहब इसने बढ़िया काम किया, तो उसे फैमिली के साथ एक ट्रिप भी दे रहे हैं कि जाओ भाई इसके बाद काम निपटा के अपना जाओ और घूम के आओ। इस तरह का इंकरेजमेंट होना चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में उल्टा करा जा रहा है कि साहब नहीं तुम करो इसमें। बताइए साहब, वहां पे यूनियन बनवा दी इनकी, बीएलओ अधिकार समिति केवल पश्चिम बंगाल में बनी है ये, और कहीं नहीं बनी बीएलओ अधिकार समिति। तो अगर सरकार बैक एंड से उन्हें सपोर्ट करेगी इस तरह से और उन्हें बढ़ावा देंगे, तो फिर तो हर आदमी जब उन्हें लग जाएगा कि भाई सिस्टम आपको सपोर्ट कर रहा है, सिस्टम आपके साथ खड़ा हुआ है, तो वो तो ऐसे ही करेंगे। अभी इन्होंने क्या किया है, क्योंकि वहां पर जो है कि लुका छुपी का खेल चल रहा है। तू डाल डाल मैं पात पात वाला हिस्सा, दोनों एक दूसरे के ऊपर शह और मात का खेल खेल रहे। अब आप ये देखिए कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया। इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार ने अपने बैचमेट सुब्रतो गुप्ता को वहां का स्पेशल ऑब्जर्वर लगा दिया, इलेक्ट्रल रोल ऑब्जर्वर, स्पेशल ऑब्जर्वर लगा दिया। अब उनको स्पेशल ऑब्जर्वर लगाने के बाद में, आप देखिए वो चूंकि पश्चिम बंगाल के ही हैं, उनको सब पता है। बड़ा घोटाला निकल आया कि 2028 बूथ ऐसे हैं, 2028, जहां पर सिंगल नाम जो है वो नहीं कटा। इन्यूमरेटर फॉर्म्स जो है वो 100% इन्यूमरेटर फॉर्म्स वापस आ गए। अच्छा, तो वहां आज बैठा दी। ये कैसे हो सकता है कि भैया पूरे के पूरे जो है वो ऐसा 1000 तो हो ही लोगों नहीं में से सकता एक भी सर। मरा ही नहीं। हाँ, एक भी बूथ 25 नहीं साल मिलने में। का ऐसे तो। 2028 तो छोड़ो, 200 भी नहीं मिलेंगे ऐसे बूथ तो। कहीं ना कहीं कटौती और वो तो मिलेगी, बिल्कुल 100% मिलेगी। तो वो वो क्या बिल्कुल एकदम 2028 में अमृत अमृत पी के बैठे मैक्सिमम, हुए हैं। हाँ, उन्होंने क्या अमृत और चख वही वही रखा है। एरिया है वो, नॉर्थ परगना, नॉर्थ साउथ परगना, नॉर्थ नॉर्थ 24 24 परगना, परगना साउथ वाले। 24 परगना वाला है, मैक्सिमम हाँ, उसी में से है। सही बात है। और तो वोट कट भी वहीं पे सबसे ज्यादा रहे। उसमें तो बता रहे कि कलकत्ता में तो 4-5% ही कम हुए हैं, सिटी में तो। सब आसपास के रूरल में और डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है ये, वहीं पे कट रहे हैं सबके नाम। वही वही तो कह रहे हैं ना कि साहब कि 2028 बूथ ऐसे जिसमें कोई डुप्लीकेट नहीं, कोई माइग्रेटेड नहीं, और कोई डेथ नहीं। हाँ यही तो है, मैं यही तो अब कह रहा हूँ कि उसकी अमृत स्पेशल पी रखा है स्पेशल उन्होंने जांच सबने। बैठ गई है, स्पेशल जांच बैठ गई है, तो सब जितने भी बीएलओ जो हैं उन्होंने किया है ये, वो सब मरेंगे। हाँ बिल्कुल, यानी एक्शन होना 2028 चाहिए। बीएलओ के ऊपर आप ये समझ लीजिए कि तलवार लटक गई है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो सीधा का सीधा उन्होंने वही पिछले वाला ही रोल आगे बढ़ा दिया, मुझे तो ऐसा लग रहा है।
तो अगर पिछले वाला ही रोल आगे बढ़ा दिया घर बैठे-बैठे, तो ये तो डेटा का खेल है, इसमें तो साफ पता चल जाता है। इसमें तो आप बच ही नहीं सकते। हाँ, 2-4 बूथ पे इसी चेकिंग होगी, वहीं क्लियर हो जाएगा वो तो। इसीलिए ममता दीदी जो है वो बहुत परेशान है, और ममता दीदी की परेशानी वाजिब भी है कि ममता दीदी किसी भी तरह से पार नहीं पा रही हैं इससे। अभी एक आंकड़ा आया चुनाव आयोग का कि 26 लाख वोट ऐसे हैं जिनका कोई वेरिफिकेशन हो नहीं सका पश्चिम बंगाल में, पहली लिस्ट और इसकी लिस्ट, नई लिस्ट के बीच का 26 लाख। 26 लाख बड़ी संख्या है, इनका अंतर 28 लाख था पिछली बार आपस में। आप देखिए 77 सीट और 213 सीट में 28 लाख के अंतर से ये 77 रह गए, वो 213 हो गए, और 26 लाख यही हो गए। टोटल आ रहा है कि भाई 40 लाख तो खाली डेथ है। और जैसा हमने आपसे शायद चर्चा की थी पहले भी कि ऐसे लोग ये कहते हैं कि साहब कि ये तो मृत व्यक्ति सारे वापस आ जाते हैं चुनाव के समय पर पश्चिम बंगाल में, और इस बार यदि नहीं आएंगे तो भारी गड़बड़ हो जाएगी। सही बात। नहीं, इस बार पश्चिम बंगाल में SIR वाला मामला जो है, इसमें कुछ ना कुछ तो साहब इसका चुनाव में इम्पैक्ट कुछ ना कुछ तो नजर आएगा निश्चित रूप से। ये जो खेल जो ममता का चल रहा है पिछले 2-3 चुनाव से, इस बार उस खेल में तो रंग में भंग हो जाएगा। बस ये है कि बीजेपी वाले थोड़ा सा वहां पे टिकट वगैरह वितरण में जो है ये सावधानी बरतें, और जैसे कि बिहार में किया कि भाई जो अपना कैडर है उस पर ज्यादा फोकस करें बनिस्पत इस पे कि साहब बाहर के लोगों को, जैसे पिछली बार इन्होंने मुकुल रॉय और जो भी आ गया TMC से, एक तरह के दगाबाज ही थे वे सारे के सारे, कि छोड़ के आए यहाँ पे और फिर उसके बाद छोड़ के वापस चले गए। इन सब को लेकर अगर थोड़ा सावधानी बरती जाए तो सिनेरियो बढ़िया नजर आ रहा है मुझे। बिल्कुल। देखिए ममता दीदी जो है वो भरसक यही प्रयत्न कर रही है ना कि किसी भी तरह से ये मामला बैठने नहीं पाए। अब उनकी जो तारीख है सुप्रीम कोर्ट में वो 9 तारीख है, तो 9 तारीख को उनके लोग जो है वो आर्ग्यू करेंगे और पता नहीं क्या करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा उनकी शिकायतें उनकी भी पॉलिसी उन्हीं तो के ये है लोगों कि के और इस उन्हीं पे के करा विरुद्ध दें आ रही किसी है। तरह से। उनकी पॉलिसी मुझे लग रहा है कि स्टे कराने की है, और जस्टिस सूर्यकांत मुझे लगता नहीं कि स्टे करेंगे, एक्सटेंड कर सकते हैं, स्टे तो बिल्कुल किसी प्रकार का नहीं होने वाला, ये तो सवाल ही तय नहीं मालूम होता, है। सवाल ही नहीं पैदा होता, बिल्कुल कोई एक भी प्रश्न नहीं है इसका कि किसी भी तरह से ये हो जाए। अच्छा, यूपी में आपका SIR कैसा चल रहा है, चलिए ये बताइए। बहुत बढ़िया चल रहा है सर। यूपी का तो मैंने बताया था आपको कि मेरठ वाला, अभी तो बताया मैंने आपको, उदाहरण दिया एक, कि मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि वो मेरठ का एक BLO था, सुसाइड जहर वहर खा लिया था, उसे लेकर बड़ी खबर चली कि, तो तुरंत उससे पूछा गया वहां जाके, पता नहीं मीडिया वालों के सामने जो उसने कहा कि भाई कोई और वजह से खाया उसने, वो वर्क प्रेशर की वजह से नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक ठाक है, हॉस्पिटल में वो जो है उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो देखिए सर, यहाँ तो व्यवस्था दूसरी है ना। यहाँ पे जब यहाँ का जो वर्कर है या जो भी BLO है, उसे भी पता है कि भाई सरकार की इच्छा है, और अब यहाँ पे तो डबल इंजन है, ऊपर भी वही और नीचे भी वही, आपको करना ही पड़ेगा काम, तो करेंगे, थक हार के करना तो पड़ेगा। लेकिन अखिलेश यादव जो है वो कूद पड़े हैं चाणक्य साहब के, वो अब SIR का विरोध करेंगे बहुत तगड़ी तरीके से। अरे सर, SIR का विरोध क्या करेंगे, वो उनका PDA वीडियो तो खत्म हो गया था। वो कल तो वहां पार्लियामेंट में तो वो बोल रहे थे, उनके राम गोपाल यादव ये कह रहे थे कि हम संभल, ये फिर संभल को उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि संभल में ये, संभल में वो, फलाना ढिमकाना, ये तो सब पुरानी बातें हैं इनकी, ये रिपीट ही करते रहते हैं, इसमें कोई दम है नहीं, इस बात का आधार नहीं है। और देखिए हकीकत तो ये है कि सर, जिस आदमी का SIR में वोट बन जा रहा है, या जिसका पिछला रिकॉर्ड था और इस बार भी रिकॉर्ड मिल जा रहा है, वो इस रियलिटी को समझ रहा है कि यार इसमें कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। इस देश में जनता बड़ी समझदार है, ये लोग जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं। और आप ये बताइए, कल तो पार्लियामेंट में भी कोई बोल रहा था, उसने कहा कि भाई बिहार को लेके तो एक कंप्लेंट किसी ने नहीं की, चुनाव के बाद भी वो होता है ना कि 15 दिन के भीतर आप चैलेंज कर सकते हैं। जो 32-40 वोट से जो जीता एक कैंडिडेट, या 32-40 वोट से जो हारने वाले ने कहीं चैलेंज नहीं किया कि साहब रिकाउंटिंग करा दो मेरे यहां। उसे पता है कि रियलिटी है और बिल्कुल ईमानदारी से हुआ है, तो जानते हैं सर, वोटर को पता है। लेकिन यार योगी जी ने और भी तो बहुत सारे कार्यक्रम चला रखे हैं ना। उन्होंने एक ऑपरेशन मदरसा चला रखा है, ATS को लगा दिया साथ पीछे मदरसों के। ये मदरसों को लेके सर योगी जी 5-6 साल से कर रहे हैं,
आपको याद होगा कि 2022 से पहले योगी जी ने सारे मदरसों में राष्ट्रगान और साइंस, मैथ, इंग्लिश, इनकी एजुकेशन कि भाई ये जरूर पढ़ाए जाएंगे सब्जेक्ट के तौर पर, ये सब लागू कराए थे। तो मदरसों को लेके एक, भाई अगर सरकार के पैसे से मदरसा चल रहा है तो फिर सरकार के हिसाब से चलना पड़ेगा ना आपको। तो वो योगी जी वही काम कर रहे हैं इसमें, तो रेगुलर चल रहा है, ये 5 साल से चल रहा है, कुछ ना कुछ रेगुलर नहीं, आधार अभी पे तो उन्होंने चलता जो रहता नॉन रजिस्टर्ड हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई आरंभ करवा दी है ना। है। जी, वो भी चल रहा रजिस्टर्ड है। तो कम ही है, रजिस्टर्ड तो मुश्किल से 10-12% है, बाकी तो सारे नॉन रजिस्टर्ड है। क्योंकि जो पहले रजिस्टर्ड भी थे और जब सरकार ने कड़ाई की तो वो निकल गए बाहर। उन्होंने कहा कि साहब कि हम अपनी शरीयत का जो कानून है उसके मुताबिक हम अपने हमारी हिसाब से पढ़ाई जो चलाएंगे। है वो उसको हाँ। उसको हम काफिरों के हाथ में नहीं दे सकते। हम्म। तो हाँ सर, वो मामला चल रहा चलता है है। उनका। योगी जी का और चलता रहता है। योगी जी कानून सम्मत सारे काम करते रहते हैं। लेकिन एक काम नहीं होता साहब। मैं लखनऊ में था जी और जी। रात में साहब 2-2 बजे तक जो है वो लाउड स्पीकर जो है वो साउंड सिस्टम्स चल रहे हैं फुल ब्लास्ट। यानी जिस होटल में हाँ। मैं ठहरा था हम्म। उसमें साहब पूरी आवाज आ रही कोई 1 किलोमीटर दूर से। इतनी हम्म। तेज चल रहा था। जो जिसके पास चल रहा होगा उसका क्या हुआ, मैंने डाला उसके ऊपर, यूपी अच्छा। पुलिस को कंप्लेंट की हम्म। ट्विटर के ऊपर अच्छा। कि ये एरिया है, इसमें ऐसे-ऐसे ये चल रहा है। और साहब उसके बाद फिर वो जो कंप्लेंट थी उन्होंने तुरंत लखनऊ पुलिस को फॉरवर्ड कर दी विदिन 10 मिनट्स। वो हम्म। लखनऊ पुलिस को ट्विटर पे फॉरवर्ड हो गई और हम्म। लखनऊ पुलिस तो जागी ही नहीं। उसको इतने शोर में सोने की आदत पड़ गई है। लखनऊ पुलिस हाँ के सर, ये तो है। कानों में जूं नहीं रेंगी। हाँ, इस मामले पे कुछ नहीं हो पा रहा सर। वैसे इसमें एक बड़ा अच्छा सा प्रावधान सर किया जा सकता है। देखिए इसमें पेंच कहाँ पे फंसता है यहाँ पे। पेंच ये फंसता है कि अगर आप धार्मिक जो स्थल है वहां पे आपके लाउड स्पीकर को बजाने के लिए आप बैन करते हैं, तो उसमें सब दायरे में आ जाते हैं, उसमें मस्जिद भी आ जाएगी, मंदिर भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगी। वहां ये बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज की तारीख में सर सबसे ज्यादा इरिटेटिंग क्या चीजें होती हैं? ये जो डीजे बजाते हैं सड़कों पे, कहीं पर भी डीजे बिल्कुल। लगा दिया और बजा रहे हैं सर। आप समझिए ये आपके सेहत के लिए कितना नुकसानदेह सर, हार्ट बीट बढ़ा देता है ये। हमारे तो एक पत्रकार साथी थे, उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी अभी 3 साल पहले इसकी। वो कहीं शादी में गई हुई थी, वहां डीजे बज रहा था, उसके वाइब्रेशन से उनका जो है अटैक आया, उनको वहीं कुर्सी पे बैठे बैठे मर गई। तो ये सर इसमें बताइए। अच्छा, और ये प्रदूषण मेरे तो आज तक समझ में नहीं आया कि भैया लोग जाते हैं बारातों में, लोग जाते हैं रिसेप्शन में, लोग जाते हैं विवाह समारोह में, किस लिए जाते हैं कि भाई मिले मिलाएं आपस मिले, में, बहुत बात दिनों से करें। ये ऐसे समारोह हाँ। है, बात करें। हाँ। तो वो वहां शोर इतना मचा देते लाउड हैं। म्यूजिक होता है कि आप एक दूसरे की बात ही नहीं सुन सकते। अरे सर मैं तो बता रहा हूँ ना, मेरे भांजे की शादी थी, मेरा तो गला बैठ गया। वहां 2-3 दिन में इतना चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ा, इतना हो हल्ला मचा हुआ था। तो मेरा मानना है कि इसमें एक नॉर्म्स ऐसे सेट किए जाएं और वो सब पे एप्लीकेबल हो। शादी ब्याह पे भी हो, कोई जनरल पब्लिक मीटिंग हो रही है, कोई रैली हो रही है, कोई धार्मिक जुलूस निकल रहा है, कोई प्रोसेशन हो रहा है किसी मंदिर पे, किसी मस्जिद पे, वो सब पे लागू करो। एक यूनिफाइड वो होना चाहिए। उस तरह से सरकार सोचती नहीं है सर। उसे ऐसा लगता है कि हम इस तरह का कोई नियम लाएंगे तो हमारे वोट कम हो जाएंगे। ये तो बड़ा मुद्दा है सर। मेरा मानना है कि वायु प्रदूषण से ज्यादा ध्वनि प्रदूषण इस समय परेशान कर रहा है सर। बहुत बहुत परेशानियां हैं इसमें। इस सरकार को एक बड़ा कोई इस पे प्रावधान लाना चाहिए कि भाई इतने डेसिबल पे ही आप इस साउंड कर सकते हैं। आपके घर में कोई अरे फंक्शन है, प्रावधान तो है ना, आवाज आपकी पोल्यूशन बाहर नहीं जानी नॉइज चाहिए। नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट है पूरा हम्म। तो और लागू नहीं करते ना, लागू है कॉपी साहब। नहीं करते। मस्जिदों के और मंदिरों के ऊपर तो लागू है, लेकिन बारात पे लागू नहीं है। बस समय वहां पे सीमा भी नहीं जनता। देखते साहब, रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक चल रहे हैं। हाँ, वैसे वैसे दिल्ली में तो सर स्ट्रिक्ट है बहुत। दिल्ली में तो 10:30 बजे के बाद बजने नहीं देते। दिल्ली में उल्टा है। जी। दिल्ली में दिल्ली हुँ। पुलिस ने जो बैंकेट हॉल हैं और जो ये हैं साउंड सिस्टम वाले, वो पार्टी को कुछ नहीं कहते जिसकी शादी है, बस उसे पकड़ के ले जाते हैं और उसके वे सारे भर के ले जाते हैं गाड़ी में। तो दिल्ली में तो लिखा हुआ है हर जगह 10:30 और 11 बजे एंड हो जाता है सर। डीजे वीजे कहीं नहीं बच सकता।
नहीं ज़रूरी है। जी। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद और हर्ष जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी, नमस्कार।